हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ठीक है, अच्छी पढ़ाई चल रही है आपकी। चलिए, आज का अपना जो लेक्चर है वो है श्वसन। ठीक है, आज का अपना लेक्चर होगा वो 5वां लेक्चर होगा, जिसमें अपन श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक अपन जो है जय प्रक्रम का जो पोषण वाला पोर्शन था उसको पूरा पढ़ लिए। पोषण के अंदर ही आ रहा था पाचन, उसको भी अपन पढ़ लिए। ठीक है, आज का अपना लेक्चर जो है वो है श्वसन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर श्वसन को। अब देखिए, हम बात करते हैं श्वसन का। तो श्वसन को पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे कि अभी तक जो अपन पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, जय प्रक्रम पढ़े हैं। जय प्रक्रम के अंदर जो भी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सा? पोषण, ठीक है, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, ये सब प्रक्रियाएं होती है इसके अंदर, जिसमें कि अपन पोषण पूरा पूरा पढ़ लिए हैं। अब देखो, पोषण के अंदर क्या होता है? पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर क्या होता है? बहिक्षेपण होता है। अब देखो, अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है? भोजन जब अंदर लेते हैं उसका होता है पाचन। जब पाचन होगा तो क्या होगा? जटिल पदार्थ जो है वो क्या होगा? सरल पदार्थ में कन्वर्ट होगा। जो अपना भोजन करते हैं जटिल भोजन, वो सरल भोजन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जब सरल में कन्वर्ट होगा उसके बाद क्या होगा? उसका अवशोषण होगा। ठीक है, पाचन के बाद क्या होगा? अवशोषण होगा। अवशोषण जो होता है वो किसका होगा? यहाँ पे सरल भोजन होगा। ठीक है, जो सरल पदार्थ होगा उसका होगा क्या? सरल पदार्थ का होगा क्या? आपको अवशोषण। अवशोषण किसका होता है? सरल पदार्थ का। अब ये जो अवशोषण हुआ, ये सरल पदार्थ है, इसका होगा श्वसन। ठीक है, श्वसन के बाद क्या होगा? यहाँ से ऊर्जा निकलेगा। क्या निकलेगा? यहाँ से ऊर्जा निकलेगा। उस ऊर्जा का होगा क्या? स्वांगीकरण, मतलब कि उपयोग। स्वांगीकरण मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपयोग। ठीक है, यहाँ क्या होगा? इसका उपयोग होगा। आरस में क्या होगा? उपयोग होगा। ठीक है, स्वांगीकरण में क्या होता है? उपयोग होता है। ठीक है, एक सेकंड गाइस, स्वांगीकरण में क्या होता है? उपयोग होता है। ठीक है, तो हो जाएगा उपयोग। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? उपयोग होगा। उसके बाद जो इससे ऊर्जा जो निकला, जब पाचन हुआ, इसके बीच में क्या होगा? कुछ कुछ ऐसा भी पदार्थ बनेगा, मतलब ऐसा पदार्थ निकलेगा जिसका पाचन नहीं होगा प्रॉपर, मतलब अपच भोजन जो होगा वो बहिक्षेपण के थ्रू क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ क्या होगा? बॉडी से बाहर निष्कासन हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस अपन पढ़े थे किसमें? पोषण में। अब देखिए, यहाँ जो पदार्थ, सरल पदार्थ यहाँ पे अवशोषण हो गया है, जिसका अवशोषण हुआ है, तो वहां से ऊर्जा जो निकला ना, इस बीच में ये जो बीच में यहाँ ऊर्जा, मतलब कि जो भी चीजें अवशोषण हुआ, जिसका अवशोषित हुआ, जो पदार्थ अवशोषित हुआ, जो भोजन सरल पदार्थ अवशोषित हुआ है, उसका जो यहाँ पे ऊर्जा बन रहा है ना, इसके लिए क्या होगा? यहाँ पे एक प्रक्रिया होगा, इसको बोलेंगे अपन श्वसन। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ होगा श्वसन। श्वसन क्रिया होगा, तभी जाके यहाँ क्या होगा? ऊर्जा बनेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस को अपन पढ़ेंगे, श्वसन को। अब देखिए, जैसे कि अब देखिए, श्वसन के अंदर ये जो ऊर्जा आ रहा है ना, ये ऊर्जा कहां से आ रहा है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको आपको यहाँ पे ना ये बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है सन अपना। ठीक है, सन से क्या होता है? सन से ऊर्जा आता है प्रकाश ऊर्जा के रूप में। और ये कहां आता है? हमारे प्लांट के अंदर। कहां आता है? प्लांट के अंदर, मतलब पौधा के अंदर। सूर्य से कहां आया ऊर्जा? प्लांट के अंदर आया, पौधा के अंदर आया। अब क्या हुआ? इस पौधा को हम लोग जो है एक फूड के रूप में, भोजन के रूप में लिए, भोजन के रूप में खाए। और ये भोजन क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है, मतलब कि जटिल पदार्थ, जटिल भोजन है। ये क्या है? ये जटिल पदार्थ है। ये क्या है? ये जटिल पदार्थ है। ठीक है, ये आपका हो गया जटिल पदार्थ। ये जटिल पदार्थ लिए। अब जटिल पदार्थ क्या होगा? सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा, सरल पदार्थ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा? आपको सरल पदार्थ में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ये सरल पदार्थ का क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? अवशोषण हुआ। अवशोषण होकर कहां जाएगा? ये ब्लड में जाएगा। कहां जाएगा अवशोषण होकर? ब्लड में, हमारे रक्त में जाएगा। रक्त के बाद क्या होगा? ये रक्त में गया। ठीक है, रक्त के बाद क्या होगा? ये कोशिका के अंदर जाएगा। कहां जाएगा? ये कोशिका, मतलब कि सेल के अंदर जाएगा। और सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है वहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? यहाँ होगा श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? यहाँ होता है कोशिकीय श्वसन। और श्वसन से क्या निकलेगा? एटीपी निकलेगा, जो हमारे शरीर का मुद्रा है। क्या है? हमारे शरीर का मुद्रा है। अच्छा, इस श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। ये ऑक्सीजन कहां से आएगा? तो देखिए, एयर हम लोग क्या किए? नाक से हवा अंदर लिए। उस एयर के अंदर क्या क्या है? इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ढेर सारा गैस, अलग अलग गैस है। लेकिन हमारे नाक से ये क्या हो गया? ये सारा एयर अंदर गया। लेकिन हमारे लंग्स के अंदर जो है, हमारे फेफड़ा के अंदर जो है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस इसमें से जो है वो ब्लड में आ पाता है। सिर्फ ऑक्सीजन क्या आ पाता है? सिर्फ ऑक्सीजन ब्लड में आ पाता है। क्योंकि लंग्स के अंदर क्या होता है? छोटा छोटा कुपिका होता है। क्या होता है? छोटा छोटा अंगूर के गुच्छा जैसे तरह से कुपिका होता है। और इस कुपिका का जो भित्ति होता है ना, ये सिर्फ ऑक्सीजन गैस को आदान प्रदान होने, ऑक्सीजन और CO2, मतलब कि ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का ही आदान प्रदान कर पाता है। ऑक्सीजन को अंदर भेजेगा और CO2 को बाहर इसमें अंदर ले लेगा। ठीक है, अब देखो, ऑक्सीजन को ब्लड में देगा और ब्लड से CO2 को ले लेगा। तो सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? आदान प्रदान। इसके अंदर देखिए CO2 भी होगा इस एयर के अंदर। ठीक है,
अब ये जो ऑक्सीजन है, ये लंग्स से ऑक्सीजन आया ब्लड में, देखिए ये ब्लड में गया और ब्लड से फिर कहां, कोशिका में, इधर से ऑक्सीजन आ गया, इधर से भोजन आ गया, और दोनों क्या होगा, श्वसन क्रिया, मतलब कि यहाँ पे श्वसन होगा, वहां से एटीपी निकलेगा। इसी एटीपी का उपयोग हम शरीर के अंदर जितना भी अलग अलग प्रक्रियाएं होगा उसके अंदर करेंगे। ठीक है, ये जब पूरा एक थीम बता दिए कि श्वसन में क्या होता है, ठीक है, कोशिका श्वसन में क्या होता है, ये पूरा थीम बता दिए। चलिए तो आगे हम चलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। देखिए इसी चीज को एक बार और शॉर्ट में अपन देख लेते हैं। शॉर्ट में क्या देखेंगे, देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ये हमारा जो है, देखिए ये हमारा नोज हो गया, ठीक है, और यहां से क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 यहां से छोड़ते हैं ना बाहर। अब देखिए कैसे कैसे होता है, इस प्रोसेस को पूरा देख लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा हो गया लंग्स, ये क्या हो गया, हमारा फेफड़ा हो गया। देखिए ये हमारा फेफड़ा है, और फेफड़ा के अंदर क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी कुपिकाएं होती है, ठीक है, अंगूर के गुच्छा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमारे संरचना होता है हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, इस तरह से ढेर सारा कुपिका होता है। इस एक गुच्छा को अपन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुपिका, बोले तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन एक छोटा सा मतलब कि एक ओवरव्यू बताते हैं पूरा श्वसन के अंदर, मानव श्वसन में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो कुपिका है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक कुपिका बनाते हैं, ये देखिए ये कुपिका हो गया, इसके बगल से जो है रक्त नलिका गुजरेगा, क्या नहीं गुजरेगा, रक्त नलिकाएं गुजरेगा, और इस रक्त नलिका के अंदर क्या होगा, यहाँ पे गैस का आदान प्रदान होगा, मतलब कि ऑक्सीजन तो क्या हुआ अंदर गया और CO2 क्या हो गया, बाहर आ गया। इस तरह से पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन तो अंदर आया और CO2 क्या हो गया, बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, इसके साथ बंद करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया, और ये ब्लड के थ्रू बाहर गया। अब देखिए ब्लड के थ्रू, ब्लड के अंदर कोशिका में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये कोशिका है, और एक साथ क्या बोलेंगे उसको, उत्तक बोलेंगे। ये क्या है, उत्तक है, और ये एक क्या है, कोशिका है, और कोशिका के बगल से क्या होगा, यहाँ से आपको रक्त नलिका गुजरेगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये इसके अंदर आया, मतलब ब्लड के अंदर ही है ऑक्सीजन, ठीक है, और ब्लड से कहां जाएगा, ये कोशिका के अंदर जाएगा, कहां जाएगा, कोशिका के अंदर जाएगा। अब देखिए ये हमारा कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है, उसका ये मान लीजिए केंद्रक है, ठीक है, और यहाँ पे ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके ऑक्सीजन जो अंदर आया, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन जो आया, ये ऑक्सीजन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, कहां जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा अपना हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ग्लूकोज, जो भोजन से ग्लूकोज आएगा, ठीक है, C6H12O6, इसके साथ जाके ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, ठीक है। इसके साथ क्या करेगा, ये अभिक्रिया किया, और यहां से क्या निकला, यहां से निकला CO2, ठीक है, साथ में यहां निकला वाटर, ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या निकला, ATP, ठीक है, और ये ATP जो हम उपयोग करते हैं अलग अलग प्रक्रिया के अंदर, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है कि पूरा कोशिका मतलब श्वसन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से ऑक्सीजन अपन लिए। अब देखिए ये जो है ना, ये जो CO2 बन रहा है यहाँ पे, ये CO2, यही CO2 फिर क्या होगा, कोशिका से बाहर जाएगा। CO2 क्या होगा, कोशिका से बाहर गया, कोशिका से बाहर जा कहां जाएगा, अब देखिए ये कोशिका से बाहर गया, और कोशिका से बाहर होकर क्या, ब्लड में गया, यहाँ CO2 गया, ठीक है, और ये CO2 क्या होगा, फिर से यहाँ पे देखिए ये CO2 यहाँ गया, और ये CO2 फिर इधर से होते हुए क्या होगा, हमारे नाक से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, हम श्वसन के अंदर, मानव श्वसन के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, ये पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं अपन, ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, इससे आगे हम बात करते हैं यहाँ पे श्वसन। अब देखिए अब हम डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे श्वसन क्या होता है। श्वसन प्रक्रम के दौरान हम जो है ना, ग्रहण की गई खाद्य सामग्री, मतलब कि भोजन, जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं ना, ठीक है, उसका पाचन से क्या सरल पदार्थ बनाते हैं, उसका उपयोग कोशिका में होता है। कहां होता है, कोशिका में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। अब देखिए ऊर्जा हमें पाचन से नहीं मिलता है, ऊर्जा हमें श्वसन से मिलता है। पाचन से अपन भोजन को पचाते हैं सरल पदार्थ में, वो पदार्थ जो है, सरल पदार्थ जो है हमारे ब्लड में, रक्त में जाके क्या होता है, अवशोषित होता है, उस रक्त के थ्रू क्या जाता है, हमारे कोशिका के अंदर जाता है, वहां होता है उसका श्वसन, ठीक है, वहां ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, ऑक्सीडेशन होगा फूड का, उसके बाद वहां से एनर्जी निकलेगा, ATP निकलेगा, ठीक है। तो पाचन में क्या होता है, सिर्फ सरल मतलब कि जो है जटिल पदार्थ जो है सरल पदार्थ में कन्वर्ट होता है, वहां से ऊर्जा नहीं मिलता, ऊर्जा मिलता है श्वसन अभिक्रिया से, ठीक है। तो ऊर्जा प्राप्त होता है, जिससे क्या करते हैं हम, अनेकों जैव मतलब प्रक्रम हमारे बॉडी के अंदर जो भी होता है उसको अपन करते हैं। अब देखिए ऊर्जा का उत्पादन के लिए कोशिका में भोजन का विखंडन को कोशिका श्वसन कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या होता है, मतलब कोशिका में क्या होगा, भोजन का विखंडन होगा, टूटेगा भोजन, ब्रेक होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ये होगा कोशिका के अंदर,
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो श्वसन है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन, और इसको बोलते हैं एनएरोबिक। एरोबिक बोलते हैं ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए इसको होने के लिए, और इसके लिए ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, वायवीय श्वसन। ठीक है, तो चलिए अपन पढ़ते हैं वायवीय अवायवीय क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जब अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में इस तरह से एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है पूरा पूरा श्वसन का। ठीक है, इसको अपन देख लेते हैं, इससे हम पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, पूरा श्वसन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा ये फ्लो चार्ट है। देखिए होता क्या है, हम क्या किए, भोजन किए, क्या किए हम, भोजन किए। अब देखिए भोजन के अंदर क्या होगा, जटिल पदार्थ होगा, और उस जटिल पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, उससे उसका हुआ पाचन, क्या होगा, पाचन। जब यहाँ पाचन होगा तो पाचन क्रिया से क्या बनेगा, हमको ग्लूकोज बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और ये ग्लूकोज के अंदर जो है 6 कार्बन होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसके अंदर कितना कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसका कोशिका द्रव के अंदर, देखिए ये कोशिका है, ये क्या है, एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है। इसके अंदर ये सब जो दिख रहा है ना, जितना अलग कलर का, ये सब, ये क्या है, ये सब कोशिकांग है, ये सब क्या है, कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये केंद्रक है। ठीक है, ये सब अलग अलग क्या है, कोशिकांग है। ठीक है, उसके अलावा जो भी स्पेस बिच रहा है बीच बीच में स्पेस, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, कोशिका द्रव बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारा कोशिकांग पाया जाता है। ये जो कोशिका द्रव है ना, इसके अंदर यह अभिक्रिया होता है, जहां पे ग्लूकोज क्या होता है, पायरुवेट अणु में टूटता है। ये पायरुवेट 3 कार्बन का अणु होता है। ठीक है, और इस क्रिया को, यहां से ग्लूकोज जो है आपको पायरुवेट में टूट रहा है, इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। अब देखिए ये टर्म जो है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको शब्द का मतलब होता है सुगर। ठीक है, सुगर जो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। ठीक है, मतलब जो टेस्ट में मीठा होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या है, सुगर है। ठीक है, तो ग्लाइको का मतलब क्या होता है, सुगर। ठीक है, शर्करा, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, टूटना। तो यहाँ क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है किसमें, पायरुवेट में, 3 कार्बन के पायरुवेट में, यहाँ 2 अणु बनता है पायरुवेट का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो 2 अणु बनेगा पायरुवेट का। तो यहाँ पे एक तरह से पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे पूरा पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। और एक चीज यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जो है ना, ये ग्लाइकोलाइसिस, इसको हिंदी में ग्लाइकोलाइसिस ही बोलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो आपको, ये लगभग हर एक कोशिका में होगा, चाहे वो अवायवीय श्वसन हो रहा हो, चाहे वायवीय श्वसन हो रहा हो, एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा हो या एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा हो, हर जगह ये क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया। अब देखिए, अब ये जो पायरुवेट बन गया ना, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है, अनुपस्थित है, ऑक्सीजन क्या है, अनुपस्थित है। जैसे कि ईस्ट में, ईस्ट क्या है, फंगस है, फफूंदी। ठीक है, फंगस है, कवक है, कवक का सदस्य ईस्ट। ठीक है, ईस्ट के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये जो पायरुवेट है, ये टूटता है इथेनॉल में। किसमें, इथेनॉल में, मतलब कि C2H5OH। ठीक है, ये क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल के अंदर टूटेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में यहाँ पे ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे एटीपी निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा। लेकिन यहाँ जो ऊर्जा निकलता है बहुत ही कम ऊर्जा निकलता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्योंकि पूरा पूरा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये कहां हो रहा है, ये जो प्रक्रिया हो रहा है कहां हो रहा है, ये ईस्ट के अंदर हो रहा है। इसको, इस रिएक्शन को आप ध्यान रखिए, ईस्ट के अंदर क्या होता है, इथेनॉल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अच्छा, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, ईस्ट का उपयोग कहां करते हैं हम, ब्रेड वगैरह बनाने में करते हैं। ठीक है, और जब ब्रेड को अपन देखते होंगे तो ब्रेड के अंदर क्या होता है ना, छोटा छोटा जो है छिद्र होता है। ठीक है, वो छिद्र किसके कारण होता है, वो CO2 कारण होता है। CO2 गैस जो निकलता है ना, उसी कारण होता है यहाँ पे आपको ईस्ट के, मतलब कि ब्रेड के अंदर। ठीक है, तो ईस्ट को खमीर भी बोलते हैं, खमीर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, तो ऑक्सीजन का अभाव में हमारी कोशिका में, पेशीय कोशिका, हमारा जो मसल सेल है, ये मसल सेल है, मसल सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रॉपर नहीं जा पाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होता है। ऑक्सीजन की कमी कारण ब्लड, मतलब पेशीय कोशिका है, पेशीय कोशिका के अंदर क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजन के अभाव के कारण यहाँ क्या होता है, पायरुवेट से क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे कुछ ऊर्जा मिलेगा। अब देखिए ये जो लैक्टिक एसिड है, ये 3 कार्बन का अणु होता है। क्या, कितने कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन का अणु होता है। और लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही हम थकते हैं, जब हम बहुत सारा मस्कुलर काम करते हैं। ठीक है, मसल्स वाला काम करते हैं, तो वहां क्या होगा, हमारे मसल्स के अंदर, हमारे पेशी कोशिका के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, इसलिए हमें थकान का अनुभव होता है। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन के मतलब की अनुपस्थिति में होता है, अभाव में होता है। ये चीज ध्यान रखिए। तो ये दोनों क्या था, अवायवीय श्वसन था, ये वायु की, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा था, उसकी अनुपस्थिति में हो रहा था। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया देख रहे हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, उपस्थित है,
इस क्रिया में ये कहाँ होता है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ये प्रक्रिया कहाँ हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, ये द्रव में हो रहा है, कोशिका द्रव में हो रहा है। ये चीज ध्यान रखिए, ये यही क्वेश्चन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में। और देखिए यहाँ पे जो है पूरा पूरा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। यहाँ पे वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं क्रेब साइकिल, जो हायर क्लास में 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका पूरा पूरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ग्लूकोज पूरा पूरा टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, और साथ में यहाँ पे जल में, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, एटीपी निकल रहा है, जो हम जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं श्वसन में, ठीक है, ये वो पूरा पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। यही इसी अभिक्रिया को पढ़ते हैं जहां पे पूर्ण ऑक्सीडेशन, पूर्ण मतलब कि ऑक्सीकरण हो रहा है किसका, ग्लूकोज पूरा पूरा टूट रहा है किसमें, यहाँ पे। और यहाँ पे एटीपी अच्छा खासा मात्रा में निकलता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में एटीपी निकलता है। इन दोनों क्रिया में जो ऊर्जा निकल रहा है, एटीपी निकल रहा है, ये कम मात्रा में निकल रहा है, लगभग 2 एटीपी ही मिलता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इस क्रिया में जो है आपको 36 एटीपी, 36 या 38 एटीपी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये 38 36 जो अलग अलग पाथवे का बात हो रहा है यहाँ पे, अलग अलग पाथवे में, किसी एक पाथवे में 36 मिलता है, दूसरे पाथवे में और पाथवे से होता है, वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे, वहां 38 एटीपी मिलता है। ये क्रिया हो गया, पूरा पूरा श्वसन में अपन यही पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा श्वसन में क्या करेंगे, इसी को पढ़ेंगे। अब देखिए एक एक करके अपन पढ़ते हैं यहाँ पे। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वायवीय श्वसन का। वायवीय श्वसन को क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ग्लूकोज से क्या होता है, यहाँ पे पूर्णतः विखंडन होता है। क्या होता है यहाँ पे, पूर्णतः विखंडन होगा CO2 और वाटर में। क्या होगा यहाँ पे, पूर्णतः विखंडन होगा CO2 और जल में, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, CO2 बनेगा, साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, H2O जल बन रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है ये रिएक्शन, ठीक है। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में, और यहाँ पे साथ में ऊर्जा मुक्त होता है। यह कोशिका द्रव वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है ये रिएक्शन, ये ध्यान रखना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अवायवीय श्वसन की रिस्पेक्ट में अगर देखें, उसकी अपेक्षा हम देखें तो यहाँ पे अधिक ऊर्जा निकलेगा, 36 या 38, दोनों अगर ऑप्शन में आ रहे हैं, दोनों सही है, ठीक है। 36 या 38 एटीपी क्या हो रहा है यहाँ पे निकल रहा है। उसके बाद पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बात तो वही बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरुवेट का विखंडन हो रहा है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु को विखंडित करके क्या करता है, यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। 3 CO2 का मॉलिक्यूल, यहाँ पे 3 CO2 मॉलिक्यूल बनेगा, 3 CO2 का अणु बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरुवेट के अंदर कितना है, 3 कार्बन है। इसके अंदर कितना कार्बन है, पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन होता है, इसलिए यहाँ पे 3 CO2 निकलेगा, ठीक है। ये चीज हो गया आपका वायवीय श्वसन के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अवायवीय श्वसन। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन, इसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये एयर के एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। ग्लूकोज का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपूर्ण उपचयन हो रहा है, मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, पूरा पूरा ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पूरा पूरा एटीपी नहीं मिल पाता, कम ही एटीपी मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 कार्बन वाले ग्लूकोज जो है, इसका अणु का 3 कार्बन वाले पायरुवेट में ब्रेक होता है। अच्छा, ये जो प्रक्रिया है ना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब बोले ग्लाइकोलाइसिस दोनों जगह होगा, ठीक है। ये दोनों जगह आपको होगा, चाहे वो वायवीय श्वसन हो चाहे वो अवायवीय श्वसन हो, दोनों जगह होगा यहाँ पे। और पायरुवेट क्या हो रहा है यहाँ पे, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है। ये तो कहां होता है, ईस्ट के अंदर, ठीक है। ये कहां होता है, ये हो रहा है ईस्ट के अंदर। ये क्या हो रहा है, ईस्ट के अंदर हो रहा है। और एथेनॉल जो है, अब देखिए इस प्रक्रिया में वायवीय श्वसन में इथेनॉल भी बनता है, जो कि ईस्ट में बनता है। लैक्टिक एसिड भी बनता है, हमारे पेशी कोशिका में बनता है, ठीक है। और साथ में ईस्ट के अंदर CO2 भी बनता है, और साथ में ऊर्जा मुक्त होता है। तो अवायवीय श्वसन में क्या क्या बनता है, इथेनॉल भी बनता है। दोनों को अगर देखिए, पेशीय और ईस्ट दोनों मिला के देखिए, तो यहाँ पे आपको इथेनॉल भी बनेगा, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल भी बनेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। यह केवल कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है ना, और ये ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो भी अभिक्रिया हो रहा है इसके अंदर, वो सब कोशिका द्रव में होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता ये क्रिया, ठीक है। ध्यान रखना, ये कहां हो रहा है आपको, कोशिका द्रव में होता है। और यहाँ पे कम ऊर्जा उत्पन्न होता है, मतलब कि 2 ही एटीपी यहाँ पे मिल पाता है। उसके बाद ये जो है ईस्ट के अंदर जो क्रिया हो रही है ना, जहाँ पे इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, जैसे कि ये वाला प्रोसेस जो भी बताया आपको, इसमें जो है ये वाला प्रोसेस जो है, इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्विनोवन बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। जहां पे पायरुवेट जो यहाँ पे टूट रहा है किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, इस क्रिया को हम क्विनोवन भी बोलते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया यहाँ पे।
ठीक है, ये चीज हो गया यहाँ पे। ये केवल कहाँ हो रहा है, कोशिका द्रव में हो रहा है, कम ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे 2 ही एटीपी उत्पन्न हो रहा है, और इसको क्विनवन के समय ईस्ट में होता है, और ये ईस्ट में जो क्विनवन होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इथेनॉल बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे क्या है, एक बॉक्स बना के दिया पीला कलर बॉक्स में, उसमें ये लिखा हुआ कि आप जानते हैं, वहां पे आपको एटीपी के बारे में बताया गया है। एटीपी के बारे में बताया गया, एटीपी से कैसे कैसे ऊर्जा निकलता है, कैसे कैसे ऊर्जा प्राप्त होता है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको अपन देख लेते हैं यहाँ पे। एटीपी जो है, एटीपी का क्या हो रहा है यहाँ पे, कोशिका में अन्य क्रियाओं के लिए क्या हो रहा है, ईंधन की तरह उपयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि एटीपी के अंदर क्या है, ऊर्जा समाहित है। जो ऊर्जा सूर्य से आया था, कहां पे, ग्लूकोज के अंदर समाया गया था। प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट किए थे हम किसमें, केमिकल ऊर्जा में, मतलब कि उसके अंदर हम रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किए थे, किसके थ्रू, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। ठीक है, तो क्या हुआ था, प्रकाश संश्लेषण में क्या बना था, यहाँ पे बना था ग्लूकोज। ठीक है, उस ग्लूकोज का क्या हुआ, श्वसन हुआ, कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। श्वसन होने के क्या बना, वहां पे एटीपी बना, मतलब ग्लूकोज के अंदर जो एनर्जी था वो एनर्जी कहां आ गया, एटीपी के अंदर आ गया। अब इस एटीपी का होगा विखंडन, अब ये एटीपी टूटेगा, फिर वहां से ऊर्जा निकलेगा, फिर उस ऊर्जा का उपयोग करेंगे हम अलग अलग प्रोसेस में। ठीक है, तो वही बात यहां पे हो रहा है कि इसलिए इसको हम ईंधन की तरह उपयोग करते हैं, किसको, हम एटीपी को। तो ग्लूकोज को भी ईंधन कर सकते हैं, दोनों एटीपी ग्लूकोज, क्योंकि उसके अंदर भी ऊर्जा है, वही ऊर्जा तो एटीपी के अंदर आया। ठीक है, अब देखिए एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, अंतरोष्मी प्रक्रिया जो है, क्रियाओं का परिचालन करती है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें कि ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। देखिए एक दो तरह का विक्रिया होता है, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, एंडो का मतलब क्या हुआ, ऊर्जा का उपयोग होना, जहां पे ऊर्जा का उपयोग, जैसे मान लीजिए ए जो है बी बन रहा है, यह अभिक्रिया हो रहा है। अगर इसमें जो ऊर्जा ऊर्जा दे के ये क्रिया हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऊर्जा देना पड़ रहा है हमको ए को बनाने में, ठीक है, ऊर्जा देना पड़ रहा है, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक विक्रिया बोलेंगे, मतलब कि आप ऊर्जा देना पड़ रहा है रिएक्शन में। ठीक है, तो एटीपी का खर्च होके, एटीपी अगर खर्च हो रहा है किसी अभिक्रिया को होने में, एटीपी के अंदर क्या है, ऊर्जा है, अगर उसका उपयोग हो रहा है किसी अभिक्रिया में, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, मतलब कि यहाँ पे अंतरोष्मी क्रिया बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है, ये तो बहुत सारा जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो अंतरोष्मी क्रिया होता है, वहां उसको प्रचलन कौन करता है, एटीपी। अब देखिए कह रहा अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम के लिए एटीपी ऊर्जा का मुद्रा है, बिल्कुल बोलते हैं एटीपी को ऊर्जा का मुद्रा बोलते हैं। जो काम हमारे डेली लाइफ में मुद्रा का होता है, हम पैसे से डिफरेंट डिफरेंट कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एटीपी से हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको मुद्रा बोलते हैं किस बॉडी का। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा कार्बन, क्या है यहाँ पे, अकार्बनिक फॉस्फेट। अब देखिए एटीपी जो है, एटीपी जब ब्रेक होता है ना, एटीपी जब टूटता है, ठीक है, एटीपी जब टूटता है तो दो चीज में टूटता है, यहाँ देखिए यहाँ बताया है यहाँ पे, चलिए यहाँ फिर देख लीजिए। एटीपी जो है, ये एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पूरा नाम क्या होता है इसका, इसका पूरा नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या होता है, ये ब्रेक होता है एडीपी में, किसमें ब्रेक होता है, ये एडीपी में, साथ में यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है, एक फॉस्फेट मिलता है, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये क्या हो गया, अकार्बनिक फॉस्फेट। यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट, मान लीजिए ये एडेनोसिन है, एडेनोसिन से 3 फॉस्फेट जुड़ा होता है, एक ये 3 फॉस्फेट जुड़ा हो रहा है। ठीक है, और इसके अंदर जो बाहर का टर्मिनल फॉस्फेट है, ये सबसे लास्ट वाला, यहां से ये टूटता है। ठीक है, टर्मिनल फॉस्फेट क्या होता है, ब्रेक होता है, टूटता है, और ये टूटने से क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे ऊर्जा निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए जब दो लास्ट का फॉस्फेट टूट गया, ब्रेक हो गया, तो 2 फॉस्फेट बीच में बचा, अब इसको क्या बोलेंगे, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, डाइफॉस्फेट। तो लास्ट का जो फॉस्फेट ये ब्रेक टूट के निकल गया बाहर, तो बाकी क्या बचा, बाकी जो बचा उसको बोलेंगे एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो यहाँ एटीपी जो टूटता है ना, ये टूटता है एडीपी में, साथ में फॉस्फेट में, और साथ में यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्योंकि बंध, यहाँ पे जो केमिकल बंध है ना, केमिकल बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो केमिकल बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो वहां से क्या निकला, ऊर्जा निकला। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में, मतलब अंतरोष्मी प्रक्रम में कोशिका के अंदर तभी इसी एटीपी का क्या हो रहा है, उपयोग क्रिया के परिचालन के लिए करते हैं। अब देखिए श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा क्या हो रहा है, यहाँ पे एडीपी था, इसमें क्या बना दिया जाता है, मतलब कि यहाँ से क्या बन रहा है, एडीपी बन रहा है, साथ में मतलब कि अकार्बनिक फॉस्फेट बन रहा है। ये जो एडीपी है साथ में फॉस्फेट, इसे क्या बोलेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एडीपी है, साथ में आप फॉस्फेट मिला दिए, साथ में आप ऊर्जा दे दिए, इससे क्या बना, एटीपी बन गया। ठीक है, ऊर्जा देने के बाद यहाँ क्या होगा, एटीपी कैसे बनता है, जब यहाँ पे एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा और ये ऊर्जा आएगा, ये ऊर्जा कहां से आएगा, ये श्वसन प्रक्रिया के अंदर आएगा ग्लूकोज से। ठीक है, ये ऊर्जा आया और ऊर्जा से क्या बना, एटीपी बन गया। ठीक है, और यहाँ पी क्या है, फॉस्फेट है, ये पी क्या है, फॉस्फेट को बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे
ये एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कोशिका के अंदर इसी एटीपी का उपयोग क्या करते हैं हम, अलग अलग प्रक्रिया को करने में करते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि जल का उपयोग करने के लिए बाद एटीपी का क्या हो रहा है, यहाँ पे टर्मिनल फॉस्फेट क्या हो रहा है, लिंकेज खंडित हो रहा, टूट रहा है। मतलब ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल, ये जो फॉस्फेट है, लास्ट वाला फॉस्फेट, ये टूट रहा है, बता दिया हम। ये फॉस्फेट क्या हो रहा है, ब्रेक होता है और इससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये जो एटीपी ब्रेक होता है ना, इसके अंदर जो है ना 30.5 किलो जूल मोल पर मोल, मतलब 1 मोल एटीपी ब्रेक होगा। जब 1 मोल एटीपी ब्रेक होगा तो क्या होगा, हमको यहाँ पे 30.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पे 30.5 किलो जूल ऊर्जा यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, मोचित हो रहा है यहाँ पे। अब सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान, जैसे एक बैटरी है ना, एक बैटरी क्या करता है, हमारे पूरा पूरा परिपथ में कंटिन्यू एनर्जी देते रहता है, देते रहता है, देते रहता है। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो भी अभिक्रियाएं हो रही है, उसके अंदर ऊर्जा जो देगा वो कहां से मिलेगा, एटीपी से मिलेगा। ठीक है, अर्थ में, क्योंकि एटीपी के अंदर क्या है, वो ऊर्जा समाहित है, जो ऊर्जा कहां, सन से आया था। तो अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का, सन है। तो सन से एनर्जी आया, वो क्या हुआ, हमारे ग्लूकोज में समाया, ग्लूकोज के बाद ऑक्सीडेशन हुआ, एटीपी बना, तो वो ऊर्जा एटीपी के अंदर आ गया, फिर एटीपी खंडित होगा एडीपी मोड, और मतलब कि एक फॉस्फेट, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो यहाँ ऊर्जा निकलेगा बाहर। वही बात यहाँ पे बोल रहा है। और ऊर्जा कितना निकलता है, अगर 1 मोल एटीपी यहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से फॉस्फेट ब्रेक होगा, लास्ट वाला फॉस्फेट, तो यहाँ से कितना ऊर्जा मुक्त होता है, ये मतलब 30.5 किलो जूल कितना हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखें, 30.5 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार के अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब देखिए जिस तरह से बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी से अलग अलग ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, इस तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग, अब देखिए, अब ये एटीपी है, एटीपी के अंदर जो ऊर्जा था वो ऊर्जा निकला, अब उस ऊर्जा का उपयोग किसी करेंगे हम, पेशियों को सुखाने में। ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसी ऊर्जा का उपयोग करेंगे, एटीपी का उपयोग करेंगे, एटीपी से निकले ऊर्जा का। फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन का जो संश्लेषण होगा, मतलब प्रोटीन जो बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा, प्रोटीन जो हमारे बॉडी में बनता है, वहां पे एटीपी का जरूरत पड़ता है, वो भी एटीपी यही से काम करता है। फिर तंत्रिका आवेग में, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे टच किए, ब्रेन को पता चला कि टच होगी, यहाँ पे टच किया किसी ने, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से जो है इसका जो मैसेज है वो ब्रेन तक पहुंचा। यहाँ पे तंत्रिका उतक से जो, यहाँ तंत्रिका कोशिका से जो हमारा मैसेज जा रहा है ब्रेन में, इसके लिए भी किसका उपयोग हो रहा है, इसमें भी एटीपी खर्चा होता है। तो यहाँ पे तंत्रिका आवेग के संचरण में, इस सब के लिए कहाँ हो रहा है, इसी सब क्रिया के में एटीपी का उपयोग होता है। ठीक है, इस तरह से हम ये पढ़ लिए, पूरा पूरा थीम पढ़े यहाँ पे हम पहले कि शोषण होता क्या है, शोषण अभिक्रिया में ऊर्जा जो मिलती है उस ऊर्जा का क्या करते हैं, कैसे ऊर्जा मिलता है। ठीक है, ये सब प्रोसेस अपन पढ़े। अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम मानव के बारे में। ठीक है, मानवीय शोषण, मानव के अंदर शोषण की क्रिया कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुंचता है, ब्लड से कोशिका में पहुंचता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होता है, फिर वहां ऊर्जा मिलता है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस पढ़ेंगे हम, लंग्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, डिटेल में। उसके बाद पढ़ेंगे पौधा में शोषण, पौधा के अंदर कैसे ऑक्सीजन का, ठीक है, आदान प्रदान होता है, किस तरह से गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।